स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज मैं यहाँ सीटेट दिसंबर 2019 के 16 प्रश्न पत्र का पार्ट 6 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। तो यदि आप भी सीटेट या किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं तो आप यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में नए हैं तो आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स का पत्र लेकर के उपस्थित होता हूं, जिसमें आपको पीडीएफ नहीं फुल ट्यूटोरियल क्लास के जैसा मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आप भी अगर इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्कस वीडियो को, तो आप अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो सीटेट होते हैं वो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सीडीपी होता है, वो 30 मार्क्स का होता है। और इसको मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी इसमें 10 प्रश्न है, इसमें 10 प्रश्न और इसमें 10 प्रश्न करके मैं आपको पूरे डिटेल से बताया हुआ हूं। तो यानी सीटेट दिसंबर 2019 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया। और ये आप 30 मार्क्स देखेंगे। अगर इसके बाद 30 मार्क्स हो जाता है मैथ का फ्रेंड्स, तो ये मैथ का भी आपको 3 पार्ट में उपलब्ध है। यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6, यानी इसमें भी आपको 10 प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न आज मैं बता रहा हूं। वो आपका यहाँ पर पार्ट जो है फ्रेंड्स आपका 6 होगा, जो कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग पार्ट 6 का 51। देखिए क्या कुछ आपसे कहा जा रहा है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी बोलता है कि सही है, कभी बोलता है कि सही नहीं है। तो जो नहीं है इसमें आपको ज्यादा दिमाग को सतर्क रखना है, क्योंकि सही नहीं है इसका मतलब है कि इसमें आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन इसमें ढूंढना है जो कि गलत है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, जो पेडागोगी के अंतर्गत होता है उसमें सभी का यहाँ पर सटीक विश्लेषण करने के बाद ही लास्ट डिस्कस में हम लोग को आंसर पर पहुंचना ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं पहले सबका सटीक विश्लेषण कर लूं तब आपको आंसर बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला कहा जा रहा है कि गणित के अधिगम, माने हम लोग जो गणित पढ़ाते हैं उसके बारे में क्या कुछ सही है, क्या कुछ सही नहीं है, ये आपको इसमें डिस्कस करना है। क्या सही नहीं है, ठीक है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये तो हमारे अनुसार यह एकदम गलत है फ्रेंड्स। किसी के अंदर की प्रतिभा एकदम स्वाभाविक कभी भी नहीं होती है, चाहे वो गणित में प्रदर्शन हो, चाहे हिंदी में, चाहे वो समाज में। वो अपने पास परिवेश और वंशानुगत के आधार पर उसमें यह गुण आता है। ये नहीं कि जो बच्चा जन्म लिया उसमें अंदर से एकदम माने क्या है कि स्वाभाविक है ही कि वो गणित में तेज होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। इसलिए यह ऑप्शन हमारे अनुसार गलत है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा एकदम स्वाभाविक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी है उसमें गणित का प्रदर्शन करने की प्रतिभा एकदम होगा ही होगा? ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। यह तो सही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उनके विचार से जो होता है अधिगम भी प्रभावित होता है, यानी बच्चों के कार्य करने का तरीका भी प्रभावित होता है। अगर शिक्षक का विचार अच्छा है, प्रभाव अच्छा पड़ता है, तो बच्चा भी उसमें अच्छा कार्य करता है। ये सही ऑप्शन है। थर्ड देखिएगा, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। तो आप देखते हैं जैसा फ्रेंड्स गणित का जैसे निष्पादन करना है, काम करना है गणित के आधार पर, तो इसमें विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियां जो होती है वो सभी में गणित की आवश्यकता होती है। किसी भी फील्ड में हम जाते हैं उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है, इसलिए यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी भाषा जैसी होगी, आप बच्चों के बीच जैसा स्वभाव प्रदर्शित करेंगे और उसको जैसा निर्देशित करेंगे, उसका प्रभाव बच्चों पर स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ पड़ता ही है, यानी असर हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कर रहा है प्रदर्शन, लेकिन हो सकता है। ये आपका सही है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सही नहीं है, तो हमारे अनुसार यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर है फ्रेंड्स वो 1 है। 1 नंबर अधिगम के संबंध में एकदम सही नहीं है, क्योंकि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा नेचुरल होती है। ये गलत चीज है, नेचुरल नहीं होती है, ठीक है। ये नेचुरल चीज नहीं है कि गणित की प्रतिभा आपके अंदर सबसे ज्यादा
होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने 51 देख लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की ओर। प्रश्न 52, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको हम किसके अंतर्गत लाएंगे या किस प्रकार की शाब्दिक समस्या है, ये आपको पता करना है। फर्स्ट है तुलनात्मक जमा, सेकंड है तुलनात्मक घाटा, थर्ड है व्यवकलित जमा और 4 है व्यवकलित घाटा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे बता दूं कि शाब्दिक समस्या, जैसे शाब्दिक समस्या का मतलब होता है कि यहाँ पे शब्द वाली समस्याएं जो बोले जाती है, जैसे राजू के पास 20 पेंसिल है, मेरे पास 10 पेंसिल है, तो हमारे पास कितने अधिक है या राजू के पास कितने कम है, इस तरह के जो प्रश्न बोले जाते हैं ये शब्द समस्या पर आधारित प्रश्न होते हैं। या एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो इस तरह के जो शब्द समस्या पर आधारित प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर एक प्रश्न है शब्द समस्या पर। देखिए निम्नलिखित शाब्दिक समस्या, तो उसके प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। किसी को कहते हैं हम लोग जमा, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, तुलनात्मक जमा किसी का प्रकार है, किसी का तुलनात्मक घटा यहाँ पर है, किसी का व्यवकलित जमा है, किसी का व्यवकलित घटा है। तो एक चीज आप जान जाइए, यहाँ पर तुलनात्मक जमा का मतलब है कि 2 मित्रों के बीच यदि किसी चीज की तुलना की जा रही है, जैसे राम और रहीम है, यदि इनके बीच में कुछ प्रश्न बन रहा है, जैसे रहीम के पास 10 पेंसिल है और राम के पास रहीम से 2 ज्यादा पेंसिल है, तो ये दोनों में तुलना हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों के बीच तुलना हो रही है कि वो 10 है तो वो 12 है। तो और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब उसके पास कितनी पेंसिल है, तो उसमें जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे तुलनात्मक जमा। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इस शाब्दिक समस्या, इस तरह की समस्या आ जाती है तो उसको तुलनात्मक जमा। लेकिन यदि कहा जाता है कि इसको घटा दिया जाए, उससे कम पड़ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं घटा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फ्रेंड्स प्रश्न है वो कितनी पेंसिल है टोटल पूछी जा रही है, तो ये यहां पर तुलनात्मक जमा का होगा। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है तुलनात्मक जमा, जो कि आपका सही ऑप्शन है। सेकेंड है तुलनात्मक घटा, तो ये आपका गलत ऑप्शन है क्योंकि घटाने के लिए नहीं कहा जा रहा। व्यवकलित जमा यह भी नहीं है, व्यवकलित घटा ये भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि शाब्दिक समस्या में जो 2 के बीच तुलना की जाती है तो उसको, और उसमें राशि की जमा होती है, राशि की बात होती है, तो उसको हम लोग तुलनात्मक जमा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि इस तरह की जो शब्द समस्या आएगी तो उसको किस नाम से आप जानेंगे, तुलनात्मक जमा के नाम से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 53, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्या जैसे लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका होता है हिंदू अरबी संख्यांक या अंतरराष्ट्रीय विधि पत्ती हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा सही नहीं है ये आपको बतलाना है और कौन सा सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें 3 ऑप्शन आपका सही है, 1 ऑप्शन गलत है। तब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताते हैं, एकदम सही बात है सर। यहां देखिए 2, 3, 4, 5, तो अंक यानी हम पूछे 3, तो ये क्या बताता है, संख्या की स्थिति इकाई, दहाई, सैकड़े, यानी 300 वाली संख्या है, ये बताता है। संख्या का बताता है मान, ये सही है। यह योगात्मक प्रकृति का है, यह भी सही है। जैसे देखिएगा आपका 2, 3, 4, 5, इसका आप योग कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, योग कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 + 3 + 4 + 5, तो 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, जो हम लोग कहते हैं यहाँ पे, जो हम लोग भाग का नियम पढ़ते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जैसे 3, 4, 2 हमने लिख दिया, संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, 3 + 4 + 2, 9 में 3 से भाग लगाते, कट गया, यानी यह संख्या 3 से विभाजित है। तो यह किस प्रवृत्ति का आपको लग रहा है, योगात्मक प्रवृत्ति का होता है, यानी जो संख्या होती है यह योगात्मक प्रणाली का होता है। थर्ड ऑप्शन आप देखिएगा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये फ्रेंड्स देखिए ये गलत है। जैसे आधार 2 की प्रणाली आप जब कंप्यूटर पढ़ते होंगे, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें किसी भी संख्या को बाइनरी सिस्टम में लिखा जाता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, इसमें आधार 2 की प्रणाली जो होता है ये बाइनरी सिस्टम होता है। आधार 2 की प्रणाली, इसमें जैसे 10 है तो इसको 2 के रूप में लिखिएगा, काट करके 01 या 01 001 इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी इसको हम लोग बाइनरी कहते हैं, आधार
टू की प्रणाली कहते हैं, जब भी लिखना है तो जोड़ा में लिखा जाता है, और यह कंप्यूटर के क्षेत्र में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है। तो इसलिए यह जो है एक हिंदू अरबी गणना की संख्या के संबंध में यह आपका गलत है। हिंदू अरबी गणना की संख्या के संबंध में जो होता है उसमें कौन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, और ये आपका यहाँ पर हिंदू अरबी प्रणाली कहलाती है। इसलिए यह आधार 2 की प्रणाली को हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, और यह कंप्यूटर में प्रयोग होता है, इस कारण से यह गलत है। हिंदू अरबी संख्या के लिए यह सही नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यह गुणात्मक प्रकृति का होता है, तो यह गुणात्मक प्रकृति का भी होता है। तो इस तरह से यहां पर पूछा गया था फ्रेंड्स कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो तीसरा विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसमें आधार 2 की प्रणाली, आधार 2 जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, और यह प्रणाली किसमें चलता है, आपको कंप्यूटर की भाषा में, जिसमें बाइनरी सिस्टम में किसी भी संख्या को लिखने के लिए दिया जाता है। जैसे 105 को यहां पर बोल दिया जाता है कंप्यूटर में कि आधार 2 की प्रणाली में लिखिए, या इसी को अंग्रेजी में कोई बोलेगा तो उसको लिख देगा बाइनरी सिस्टम में इसका मान बताइए, तो भाग देकर के बताया जाता है। तो ये किसमें चलता है, कंप्यूटर की भाषा में चलता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, तो 3 ऑप्शन होगा। बाकी ये सभी सही है, ये गलत था, इसलिए गलत था, तो इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं था, इसलिए आपको टिकिंग 3 को करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने हिंदू अरबी गणना प्रणाली के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जैसे 1 से 5 तक के बच्चे जो हैं उनको अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं आप, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, वांछनीय क्या मैंने ऐसा जरूरी चीज है जो उनको यदि ज्यामिति पढ़ाई जा रही है तो उनको करना चाहिए एक शिक्षक को। तो देखिए नेक्स्ट है, यहाँ ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति की सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। एक चीज इसमें वर्ड्स है फ्रेंड्स, आप देखिएगा, सीमित रखना चाहिए। आपका यहाँ पर एनसीए बताता है कि ये लिमिट आपका सीमित में नहीं करना है, किसी चीज को सीमित न करके उसको, बल्कि बच्चा को क्या करना है, आपको अवसर देना है कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ चीज सीख सके, लिमिट नहीं है करना है। ठीक है, इसलिए सीमित होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर वांछनीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाना चाहिए। ठीक है, यहां पर सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो काम होना चाहिए था, आप जब बच्चों के बीच जाएंगे, ज्यामिति के बारे में समझाएंगे, तो उसको पहले जो है आप उससे संबंधित चीज, रिलेटेड चीज, फिगर को, चित्र को, ये सबको दिखाएंगे, उसके बाद उसके बारे में आप बताएंगे। न कि पहले आप क्या करेंगे कि उसके बारे में खाली बोलते रहिए, कुछ मत दिखाइए, बाद में दिखाइए, ऐसा नहीं। तो आप पहले उसको दिखा दिखा के बताते जाइए, तब जाकर के ये सही होता है। इसलिए यह भी ऑप्शन यहाँ पर सटीक नहीं बैठ रहा है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए। देखिए, एक यह ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। आपको बोला गया है अभी के समय में कि यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाग लिवाना है। ये नहीं कि उसमें शिक्षक व्यस्त रहें और बच्चे क्या रहे, अस्त रहे। यहाँ पर बच्चों को व्यस्त रखना है। ठीक है, इसलिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बच्चों को प्रचुर अवसर देना चाहिए, कोई चीज सीमित नहीं करना चाहिए। उसको जितने अवसर दीजिए वो सीखता है। दिए जाने चाहिए कि वे दिक् और स्थापन की अंतर्देशीय समझ को विकसित कर सके। यह एकदम सही ऑप्शन है फ्रेंड्स। बच्चों को इतनी आप अवसर दीजिए कि उसके अंदर की जो प्रतिभा का गुण आ रहा है, उस समझ को आपके बीच वह प्रदर्शित कर सके। यह जो है ज्यामिति अध्यापन का मुख्य वांछनीय चीज है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये तो शब्द संग्रह अलग चीज है फ्रेंड। जब प्राथमिक कक्षा में होते हैं तो हमें वैसे आकृतियां, वैसे चित्र को दिखा करके उनको प्रतिभा करना चाहिए हमें, और यहाँ पर उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, उद्देश्य तो होना ही चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक किसी चीज का संग्रह कर सके, सीख सके, नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो आपका था फ्रेंड्स वो 3 नंबर है कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए
कि वे द्विक स्थापन की अंतर्देशीय समझ को विकसित कर सके। तो आप भी यदि शिक्षक से जुड़े हुए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा से, तो आपको यह एक चीज होनी चाहिए कि बच्चों को यहाँ पर देखिए सीमित करना, यह नहीं आपका उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिखाना चाहिए, लेकिन पहले उदाहरण, पहले उसका फिगर, उसको समझाइए, उसके बाद उस पर डीपली बोलना चाहिए, बच्चा को बेस रखना चाहिए। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको है कि बच्चों को परशुरा अवसर दिए जाने चाहिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 50 क्वेश्चन नंबर 54 का हल कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? देखिए यहाँ पर गणितीय तर्कना का सूचक क्या है, इसमें से वो आपको बतलाना है मेरे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से क्या है गणितीय तर्कना का सूचक है। ठीक है, ने फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। तो एक चीज आप याद रखिएगा, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता को गणितीय संकल्पना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गणितीय संकल्पना कहते हैं, यानी जिसमें गणित के प्रति संकल्पना देने की क्षमता हो उसको गणितीय संकल्पना कहते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है गणितीय तर्कना, इसलिए यह फ्रेंड्स आपका गलत है। यह जो परिभाषा है वो गणितीय संकल्पना की परिभाषा है। नेक्स्ट आपका है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। देखिए ये आपका सही ऑप्शन है, यानी गणितीय तर्कना वो चीज है जिससे हमें गणित में तर्क संगत देते हैं, यानी गणितीय तर्क संगतता की क्षमता को गणितीय तर्कना कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है, यानी इसका आंसर होगा बी, सेकेंड नंबर से होगा। ठीक है, प्रक्रिया में निपुणता की क्षमता गणितीय निपुणता कहलाता है, और विभिन्न परिस्थितियों में देने की क्षमता गणितीय परिस्थितियां, विभिन्न परिस्थितियां के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यहाँ पर गणितीय तर्क संगतता जो है वो गणितीय तर्कना का सूचक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि गणितीय परिकल्पनाएं क्या चीज होती है, गणितीय संकल्पनाएं क्या चीज होती है, गणितीय तर्क संगतता क्या चीज होती है। तो गणितीय तर्कना यानी गणित में तर्क संगत बातों को देने की क्षमता, रखने की क्षमता को गणितीय तर्कना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस तरह से हमने 55 को सॉल्व कर लिया। ये दोनों आपके अब गलत हो गए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। देख रहे फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, इसलिए प्रश्न से डरे नहीं। यह प्रश्न एक हमेशा आपके एग्जाम में आता है और आएगा ही आएगा इस तरह का प्रश्न। तो सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर इस तरह का जो डायग्राम बना हुआ है वो आपका मूल्य का सूची बता रहा है। जैसे यह बता रहा है वस्तु, मात्रा और मूल्य। टमाटर 1 केजी का मूल्य 40 रुपए है, आलू 2 केजी का मूल्य 25 रुपए है, गाजर 250 ग्राम का मूल्य 20 रुपए है, लौकी 1 केजी का मूल्य 10 रुपए है, मिर्च 100 ग्राम का मूल्य 10 रुपए है, और नींबू 4 नग यानी 4 को नींबू लीजिए तो उसका मूल्य 10 रुपए। तो इस तरह का एक जो है आपका कॉलम बना दिया हुआ रहता है एग्जाम में। तो आप इसको देख के बहुत से लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि क्या दिया हुआ नहीं दिया। तो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, तो इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं फ्रेंड्स। कोई भी शिक्षकगण जो सीटेट की या जेटेट की या किसी भी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है धैर्य रखने की और यहाँ पर प्रश्न के साथ बने हुए रहने की। तो देखिए इस तरह से आपको कीमत दे दिया है। जिसे सुपर बाजार में आप जाते हैं तो उस मंडली के सामने चार्ट लगा हुआ रहा है। तो ये चार्ट लगा हुआ है कि टमाटर 1 केजी लीजिएगा तो 40 रुपए का मिलेगा, आलू 2 केजी लीजिएगा तो 25 रुपए का मिलेगा, गाजर 250 ग्राम लीजिएगा तो 20 रुपया लगेगा, लौकी 1 केजी लीजिएगा तो 10 रुपए लगेंगे, मिर्च 100 ग्राम लीजिएगा तो 10 रुपया लगेगा, और नींबू 4 को लीजिएगा तो 10 रुपया। इस तरह से मूल्य निर्धारित किया गया है। अब क्या होता है, तो यह कोई न कोई आदमी बाजार जाते हैं और मार्केटिंग करते हैं तो रुपये पैसे का हिसाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। देखिए क्या कहा जा रहा है, संजय ने आधा केजी टमाटर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा लिखते चलेंगे संजय ने क्या कुछ किया है। ठीक है, संजय ने, ठीक है, संजय ने क्या क्या किया सो आप देखिएगा। संजय ने क्या लिया फ्रेंड्स, संजय ने यहाँ देखिए आधा केजी टमाटर, कॉमा है, आधा केजी टमाटर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। प्लस क्या लिया तो आगे देखिएगा 1 केजी आलू। यहां से देखिए 1 केजी आलू, यहाँ कॉमा इसलिए इधर हो गया, 1 केजी आलू हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 केजी आलू। फिर क्या लिया, आधा केजी गाजर, हाफ केजी गाजर लिया है तो हाफ केजी गाजर हमने लिख लिया। उसके बाद 250 ग्राम मिर्च है तो यहाँ पे 250 ग्राम मिर्च हमने लिख लिया।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लिख लेंगे। और उसके बाद क्या लिया, 6 नींबू खरीदा, यहां पे समाप्त हो गया। ठीक है, और प्लस 6 नींबू। यही संजय ने मार्केट गया, सुपरमार्केट, और इतना सामान खरीद करके आए हैं। ठीक है, इसके बदले में उन्होंने पैसे भी दिए होंगे। तो अब इसके अनुसार पैसा कितना लगा वो आप इस चार्ट से निकालते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आधा केजी टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 केजी टमाटर का मूल्य 40 रुपए है, तो 1/2 यानी आधा केजी का मूल्य कितना होगा आप जोड़ सकते हैं। तो 1 केजी का मूल्य 40 है, तो आधा केजी का मूल्य उसका आधा हो गया, मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 रुपए। ठीक है, 1 केजी आलू, तो देखिए आलू 2 केजी लीजिएगा तो 25 रुपया लगेगा, 1 केजी लीजिएगा तो 25 का आधा यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, 12.5 रुपया। ठीक है, 12.5 रुपया का आलू ले लिया संजय ने। फिर देखिए आधा केजी गाजर, तो गाजर 250 ग्राम लेते हैं तो 20 रुपया लगेगा। तो आधा केजी मतलब कितना हो गया, हाफ केजी मतलब 500 ग्राम, तो जस्ट दुगना हो गया, तो 20 दूनी 40 रुपया, यानी आधा केजी गाजर का मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 रुपया संजय को लग गया। 250 ग्राम मिर्च, तो देखिए यहाँ पर 100 ग्राम मिर्च 10 रुपया है, तो 200 का कितना हो जाएगा 20, और उसी में 50 ग्राम लीजिएगा तो और 5 रुपए हो गए, यानी 25 रुपए। 250 ग्राम मिर्च का मूल्य हो गया 25 रुपए, और 6 नींबू लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 नींबू का मूल्य 10 रुपए है, तो 1 नींबू का कितना पड़ गया फ्रेंड्स, 2.5 रुपया। ठीक है, 1 नींबू का कितना मूल्य पड़ गया, 2.5 रुपया पड़ गया। तो यहाँ पे 6 नींबू है, तो 6 दूने 2.5 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 छक 30 हो गया, 2 छक 12 और 3 15, यानी 15 रुपए जो हो गए वो आपके नींबू के हो गए 15 रुपए। तो इस तरह से संजय को जो पैसा लगा वो हमने काउंट कर लिया, यहाँ पे लिख दिया कि किस चीज में कितना लगा। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तब 20 रुपया और 12 रुपया 32 रुपया और 40 रुपए, कितने हो गए, 20 12 32 और 40 आपके हो गए 72। 72 और 20 कितने हो गए फ्रेंड, जोड़ लीजिए, 72 20 92, 5 97 और 10 107 और 5 12 और यहाँ पर 50 है, यानी 112.50 हो गया। ठीक है, 112.50 रुपए संजय को देने पड़ेंगे दुकानदार को। दुकानदार को कितना देगा संजय, 112.50 रुपया। लेकिन यहां पर बैंक क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, लेकिन संजय ने उसको नोट कितने का दिया, 200 का दिया। तो अब क्लर्क काउंटर उसको घुमाएगा तो कितने रुपए वापस मिलेंगे ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो 112.50 रुपए उसके सामान की कीमत हो गई, और इसने दी कितने दुकानदार को, 200 रुपए। 200 रुपए, तो अब दुकानदार कितना घुमाएगा, 200 रुपए इतना लिख दिए, उसमें से 112.50 ये पैसा जो है दुकानदार काट लेगा उनसे। तो क्या बचा उनके पास, 0, 10 में से 5 गया 5, यहां पर बच गया आपका 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहां पे बच गया 9 में से 1 गया 8, और यहां पर 1 में से 1 गया 0, यानी 87 रुपया 50 पैसा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया, 87 रुपया 50 पैसा जो है वो संजय को वापस मिलेगा। तो अब देखिए ऑप्शन में फर्स्ट 112.50 नहीं, 87.50। देखिए फ्रेंड्स आ गया 87.50, यानी आपका निकला है 87.50। ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से ये टेबल बना करके दिया हुआ रहता है। तो जो मार्केटिंग करते हैं आप लोग तो इतना तो जरूर जानते हैं कि 100 ग्राम का मूल्य 10, तो 200 ग्राम का कितना होगा, तो आधा किलो का कितना होगा। तो ये आप बहुत जल्दी इसको अपने स्तर से ही बना लेना है। इस तरह से लिख करके आप कहीं पर रफ पेज में आप इस तरह से जोड़ करके और उसको घटा लीजिएगा। ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हर कोई करते हैं। तो इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अगर प्रश्न को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो आपसे ये 1 नंबर का प्रश्न अवश्य बन जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सुपर बाजार मार्केट से संबंधित एक प्रश्न पढ़ा जो कि आपके मैथ सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए ये समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 56। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 हैं। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। मैं क्या हूं, 2 अंकों की एक संख्या हूं। दहाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अभाज्य संख्या हूं। मतलब 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें दहाई के स्थान पर कोई अंक है और इकाई के स्थान पर अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, वह संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन दिया है। वह संख्या 57 है कि वह संख्या 23 है कि वह संख्या 35 है कि वह संख्या 13 है। यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पे बोला जा रहा है
हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन से काम कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं 2 अंकों की संख्या, मैं 2 अंकों की संख्या, मतलब जो बोल रहा है वो 1 है और वो कैसा है, तो 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो 2, ये जितना देख रहे हैं आप, ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों, ये सभी 2 अंकों की संख्या। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, दहाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर कोई अंक होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इकाई के स्थान पर अभाज्य संख्या हो। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक अपने और एक से और दूसरा स्वयं से। ये जो संख्या कटती है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 की बात करें तो 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 5 की बात करें तो 5 जो है किससे कटेगा फ्रेंड्स, 1 से और 5 से, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 7 की बात करें तो 7 किससे कटेगा, 1 से और 7 से, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 होते हैं, यानी 1 और दूसर का स्वयं अपने से कटती है, वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है, तो उसको देखना है। तो आप देखिए इसमें इकाई जो है वो क्या होना चाहिए, इकाई अभाज्य संख्या। तो 7 ये भी ठीक है, 3 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, यहां तो जो हमारा शुरू ऑप्शन कर रहा है उसके अनुसार ये चारों भी सही है, लेकिन नेक्स्ट चांस और क्या कहा है, सो देखिए अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का जो योग हम निकालेंगे वो किसका गुणज होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए और 4 का भी होना चाहिए। तो गुणज का मतलब यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, 3 का गुणज मतलब उसका गुना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 ये 3 के गुणज होगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा। उसी तरह से 4 का गुणज कहेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ये गुणज होते हैं। तो गुणज आपको पता चल गया, यानी अब इस चारों में कौन सही है उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो संख्या का योग। जैसे देखिए फर्स्ट ये 57 है, पहला था कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो ये अभाज्य संख्या है। अब चारों में अभाज्य संख्या है, इसलिए सही कौन होगा, इसके लिए फिर बोला कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज हो, तो ये अंक है 57, इसका योग कर लीजिएगा तो 5 और 7 12। अब 12 देखना है कि ये 3 का और 4 का गुणज है कि नहीं। तो 3 का गुणज आप देखिए तो 3 का गुणज भी 12 है, 4 को आप देखिए तो 4 का गुणज भी 12 है। तो ये अभी ऑप्शन आपका इसके अनुसार सही हो रहा है। अगला देखते हैं कि क्या कुछ है। तो देखिए 23 है फ्रेंड्स, 23 इसको आप जोड़िएगा तो 2 और 3 5। अब बताइए 5 जो है वो 3 का और 4 का गुणज है, कहीं भी नहीं है। 3 के गुणज में 5 नहीं है, 4 के गुणज में 5 नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड आप चेक कीजिएगा 35, इसको भी जोड़ लीजिए तो 3 और 5 8। 8 जो है 3 और 4 दोनों का गुणज है, तो 3 के गुणज में देखिए 8 नहीं आ रहा है, लेकिन 4 के गुणज में आ रहा है, लेकिन दोनों में होता तो सही था, इसलिए यह भी गलत है। आप नेक्स्ट ऑप्शन 13 को देख लीजिए, 1 + 3 4। 4 जो है 3 और 4 दोनों का गुणज है, तो 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में सिर्फ आता है, इसलिए दोनों का गुणज नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि जैसी बात कही जा रही है गणित में, क्योंकि आपके पास समय कम है, वैसे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को देख करके भी यहां पर सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है 57 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा, उसका आंसर भी 57 है। तो इस तरह से यह प्रश्न था, इसकी सारी बातों को मैंने आपको डिटेल्स कर दिया है। तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, वो अगला प्रश्न को लेकर क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। फ्रेंड्स आप एक रेलवे स्टेशन जाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास बाइक है या आपके पास कार है, आपके साथ कोई आदमी नहीं है, आपको 4 घंटे के बाद रेलवे से ड्यूटी करके आ जाना है या रेलवे ट्रेन से जाकर के आ जाना है, तो आप क्या करते हैं, रेलवे के अंदर कार पार्किंग की सुविधा बनी हुई रहती है, जहां पर आप जाकर के अपनी कार को लगा सकते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रेन से आकर के कार को ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किराया वसूल की जाती है। तो उसका किराया जो है देखिए इस प्रकार से यहाँ पे डिनोट किया गया है कि किराया आपको किस प्रकार से देना पड़ेगा। तो देखिए 2 घंटे का 50 रुपए लगेगा, और 2 घंटा से ऊपर और 5 घंटा तक यदि आपकी गाड़ी रहती है तो 75 रुपए लगेगी। अब 5 घंटे के बाद और 8 घंटा तक यदि गाड़ी है तो 100 रुपए देने हैं आपको, और 8 घंटे से ऊपर 12 घंटा तक यदि आप गाड़ी लगाते हैं तो 150 रुपए देने हैं, और 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक यदि आपको गाड़ी लगा दी है तो 250 रुपए देने हैं। इस तरह का किराया जो है आपका रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो देखिए क्या कहता है आगे, राजीव ने अपनी कार से यहां पर 7 बजे पार्क किया, कार को अपनी रेलवे स्टेशन पर सुबह 7 बजे रोक दिया और
उसी दिन ही वह लेने शाम 4:30 में आ गया। देखिए वह अपनी कार को लेने 4:30, 4:30 जो है लेने आ गया, तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, यानी उसको बिल कितना देना पड़ेगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए कार को पार्किंग क्या बजे किया गया फ्रेंड्स, तो सुबह में। देखिए सुबह आपका है ये 7 बजे आपका पार्किंग हुआ है, सुबह में 7 बजे। आप लेने कितने बजे आ गए हो, तो शाम को आए हैं, शाम जिसको पीएम कहते हैं 4:30 में। ठीक है, आपको कितना घंटा यहाँ पे कार को आप छोड़ दिए वो आपको पता कर लेना है, उसके बाद आप किराया अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो देखिए शाम को 4:30, तो ये ट्रेन के जो टाइम टेबल होता है फ्रेंड्स, उसके पास 4:30 नहीं होता है। शाम जैसी हो गया तो उसमें 12 ऐड करके 4:30 जोड़ लेते हैं, यानी 16:30 हो गया। ठीक है, आपको 4:30 को ट्रेन समय सारणी में कितना लिखेगा, 16:30, यानी आपने 7 बजे लगाया था और 16:30 में लेने आ गए, तो समय कितना, आपको कितना घंटा आपने गाड़ी को वहां पर छोड़ा है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, 16:30 में से 7 को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना घंटा आपने गाड़ी को रेलवे पार्किंग में छोड़ा है। तो 0 हो गया, 3 हो गया, 16 में 7 गया 9, यानी आपकी जो वहां पर कार को पार्किंग किए हैं आप, उसमें 9 घंटा 30 मिनट आपका पार्क में गाड़ी लगी हुई है। तो अब आप यहां पर रेट देख करके इसका आंसर बता सकते हैं कि आपको कितना रुपए जो है कार पार्किंग का देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आप चौथा ऑप्शन देखिएगा, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक यदि आपकी कार रहती है तो आपको देने पड़ेंगे 150 रुपए। तो आपकी कार कितने रह गई, 9, देखिए 9 घंटा 30 मिनट, यानी आपका कार जो रहा है वह 9 घंटा 30 मिनट तक आपने लगाया है। तो 9 घंटा 30 मिनट यानी 8 घंटा से ऊपर हो गया और 12 घंटा से नीचे, यानी आपको कितने देने पड़ेंगे फ्रेंड्स, 8 घंटा से 12 घंटा तक यदि आप लगाते हैं तो आपको 150 रुपए देना है। आपने लगाया है 9.5 घंटा, कितना घंटा आपने गाड़ी को पार्क किया है, यहाँ पर 9.5 घंटा। यदि कार की पार्किंग 8 घंटे से ऊपर हो जाती है और 12 घंटे से कम समय तक यदि पार्किंग होती है तो आपको देना पड़ता है 150 रुपए। तो आप इसी कॉलम में आते हैं, आपने कार को पार्किंग किया है 9.5 घंटा, तो देखिए 8 घंटा से ऊपर वाला में है और 12 घंटा से नीचे है 9.5, इसलिए आपको कितना देना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो 150 रुपए। तो ये ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है 135, ये नहीं होगा, सेकेंड है 150, यानी आपका सही ऑप्शन जो है 150 रुपए, यानी कार का पार्किंग का शुल्क आपको कितना देना पड़ा, 150 रुपए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि ये समय से संबंधित 3 प्रश्न आपके आ रहे हैं, इसलिए समय को आप निकालने अवश्य ही सीख लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दशमलव का डिजिट दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाइए। यदि आप इसको आरोही क्रम में सजाते हैं तो आपको जो है कौन सा संख्या जो है तृतीय स्थान पर आएगी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आरोही क्रम मतलब क्या होता है आपको जानने का मतलब है। तो आरोही क्रम मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और लास्ट में जो होती है वो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे ये होता है आरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिजिट दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप आरोही क्रम में सजाएंगे, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे कि इसमें कौन सही आंसर इसका होगा। तो देखिए आरोही क्रम में सजाने का मतलब, पहले सबसे इसमें देखिए छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे ये 7 है, इकाई अंक देखिए ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, लेकिन ये 0 है, यानी सबसे छोटा 0 वाला हो गया। तो आपको सजाने पर यहाँ देखिए सबसे पहले आप लिख लिए 0.77, ये सबसे छोटा है। अब रही इसके बाद की बात देखिए, तो ये 7 वाले में सब आते हैं, यहाँ देखिए 7 वाले में, ठीक है, चारों ये 7 में आते हैं। अब ये चारों 7 वाले में सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, देखिए 2 गो 0 के बाद 7 है, इसलिए ये सबसे छोटा है। तो सेकेंड स्थान पर क्या हो जाएगा 7.007, यानी ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये 3 गो में डिसीजन करना है कि इसके बाद वाला बड़ा कौन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 7 ये 70 है और 7 ये 707 और ये 707 है।
तो क्या होगा फ्रेंड्स, 707 ये छोटा हो गया। उसके बाद अब ये भी खत्म हो गए, अब ये दोनों बचे, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये 7.70 है और 7.707 है, तो इन दोनों में छोटा कौन हो गया, तो 7.70, तो 7.70। अब एक ही बचा, ये भी समाप्त हो गया, तो ये आप सजा लीजिए, ये 7.707 ये सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरह से इसको हमने आरोही क्रम में यहां पर सजाया है। अब आपसे पूछा है कि सजाने पर तृतीय स्थान पर कौन अंक आएगी, तो ये पहला स्थान पर है, ये सेकेंड स्थान पर है और ये थर्ड स्थान पर। तो आपसे पूछा गया है कि तृतीय स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो तृतीय स्थान पर कौन सा अंक आएगा मेरे मित्र, तो 7.07 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे 7.07 आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही होता है 7.07। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो भिन्न के प्रश्न आते हैं उसको आप इस तरह से सजाने सीख जाइए। एक प्रश्न इससे बड़ा छोटा से हमेशा आता है असेंडिंग डिसेंडिंग से। यदि आप 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हो तो ये आना चाहिए। तो इस तरह से सजा करके हमने निकाल लिया कि तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या होगी और यहाँ पर ऑप्शन इसका कौन होगा। तो इस तरह से हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, हजार के स्थान का अंक 0 है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दुगना है और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। तो वह 5 अंकों वाली संख्या कौन है। आइए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, इस तरह का प्रश्न हमेशा आपको संख्या से निकल करके आता ही रहता है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप में बताते हैं। यहाँ पे जैसे 1, 2 लिखे तो कितने अंकों वाली संख्या है फ्रेंड्स, यह 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, जिसमें ये इकाई 2 है और दहाई 1 है। इसी तरह से यदि हमने 2, 3, 5 लिखा तो ये कितने अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, जिसमें 5 इकाई, 3 दहाई और 2 सैकड़े हैं। तो इसी तरह से आपको इसमें 5 अंकों वाली संख्या, जिससे इस तरह का ये कितने अंकों वाली संख्या हो गई, 5 अंकों वाली संख्या को बतलाना है कि वह क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 अंकों वाली संख्या बतलाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारे पास संख्या के रूप में होता क्या है, तो देखिए इकाई होता है, फिर क्या होता है, दहाई होता है, फिर क्या होता है, सैकड़ा होता है, फिर क्या होता है, हजार होता है और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, 10,000 होता है। इस तरह से ये कितने अंकों वाली संख्या हो जाएगी, तो ये आप अब देख लीजिएगा, यह जो संख्या है वह 5 अंकों वाली, 1, 2, 3, 4, 5। जिस तरह से यहाँ पे देखिएगा 1, 2, तो कितने अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली में क्या क्या आएगा, इकाई और दहाई। तो 2 अंक है तो इकाई दहाई, 3 अंक है तो सैकड़ा तक, 4 अंक है तो हजार तक और 5 अंक है तो 10,000 तक है, ठीक है। हमने इस तरह से एक कॉलम बना लिया। अब इसमें अंकों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे और उसके बाद इसमें कौन सा अंक आएगा, इकाई में दहाई में, ये इस निर्देश के आधार पर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न बनाने की ओर चलते हैं। तो दहाई के स्थान का देखिए लिखा हुआ, दहाई के स्थान का अंक 8 है, ठीक है। मतलब दहाई जहां है, ये दहाई का घर है, तो इसके स्थान का अंक कितना है, 8 है, ठीक है। नेक्स्ट दिखिएगा, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो इकाई के स्थान का अंक क्या है फ्रेंड्स, दहाई के स्थान के अंक का 1/4। तो इकाई का क्या कर रहा है, तो दहाई के अंक का 1/4 है इकाई का अंक। तो इकाई के अंक पे हमने लिखा, तो 4 से ये कट गया 2, यानी इकाई का अंक कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया। दिए हुए निर्देश के अनुसार 2 हो गया। अब आगे चलिएगा आप, हजार के स्थान का अंक 0 है। हजार कहां पर है फ्रेंड्स, ये देखिए हजार का कॉलम है, इसके स्थान का अंक 0 है, प्रश्न में बोल दिया। आगे चलिए, 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक, देखिए 100वें मतलब सैकड़ा, इसको 100वां कहते हैं ना फ्रेंड्स, 100वां स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दुगना है। तो 100वां स्थान का अंक किसके बराबर है, तो इकाई के स्थान के अंक का दुगना है। तो इकाई का स्थान का अंक 2 है, उसका दुगना कर दिया, यानी 2 दूनी 4, यानी यहां पर कौन सा अंक आएगा फ्रेंड्स, 4 आएगा। तो इस तरह से हमने यहां पे बना के आपको बताया कि सैकड़ा 4 आएगा। आगे देखिएगा दुगना यहां तक हो गया। 10,000वें स्थान का अंक,
ये 10,000वां है। इसके स्थान का अंक क्या है फ्रेंड्स? इकाई के स्थान के अंक का तिगुना है। तो इकाई के स्थान के अंक का तिगुना है। तो इकाई 2 है, उसका तिगुना, तो 2 तिया 6, यानी यहां पर क्या आ गया फ्रेंड्स? आपका 6 आ गया। यहां तक हो गया। तिगुना है। वह 5 अंकों वाली संख्या कौन है? तो वह 5 अंकों वाली संख्या कौन होगा फ्रेंड्स? 6048 ठीक है। अब आप इसमें आप ऑप्शन देखिए कि कहां पर आपको 6048 मिल रहा है। तो फर्स्ट में 64082, ये गलत है। सेकेंड में 64028, ये भी नहीं है। थर्ड में 46028, ये भी नहीं मिल रहा है। फोर्थ में आप देखिएगा तो 60482 ये आपका मैच कर रहा है, यानी 4 नंबर आंसर जो है इसका सही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 60 नंबर को कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो मैं इसी तरह से आपको यहाँ पर हर प्रश्न का बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आपको बतलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको पूरी जानकारी पूरे डिटेल्स के साथ दिया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।